हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या हम इसको कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल एंड काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है, लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है उसका मतलब क्या होता है। देखो, एम्प्लॉय काउंसलिंग जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है कि जब जहाँ पे हम एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो डिफिकल्ट टाइम को फेस कर सके, प्रोवाइडिंग हेल्प एंड सपोर्ट टू द एम्प्लॉय टू फेस एंड सेल थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत बार लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि जॉब की वजह से या कोई पर्सनल रीजन की वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनकी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिसकी वजह से वो उनको इमोशनली अनबैलेंस कर देती है और उनकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है, और उनकी स्ट्रेस लाइफ भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे सबसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको अगर काउंसलिंग मिल जाती है, तो काउंसलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज को गाइड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, और उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है कि किस तरह से वो अपने डिफिकल्ट टाइम से निकल सकते हैं। कीथ डेविस ने डिफाइन किया है डिस्कशन ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम विद एन एम्प्लॉय विद द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्रीजिंग। जब हम एम्प्लॉय काउंसलिंग की बात करते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम जो है एम्प्लॉय की, उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो वहां पे होता है कि इमोशनल प्रॉब्लम का जो एम्प्लॉय बर्डन फील कर रहा है वो कम हो जाए। तो इस डेफिनेशन से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है दैट डील्स विद द इमोशनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इट्स एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ से एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से हम एम्प्लॉय को उस डिफिकल्ट टाइम से निकाल सकते हैं। is generally used to understand or decrease an employee's emotional disorder। और यहाँ पे जो ये काउंसलिंग है दैट कुड बी डन बाय द इमीडिएट बॉस, मैनेजर, या प्रोफेशनली ट्रेन काउंसलर, और या दोनों के द्वारा जो है एम्प्लॉय की काउंसलिंग करके उस डिफिकल्ट टाइम से, उस इमोशनल प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉय काउंसलिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट डील्स विद द इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयज, नॉट डील विद द अदर डिफिकल्टीज ऑफ जॉब। तो यहाँ पे जो इमोशनल प्रॉब्लम एम्प्लॉय फेस कर रहा है उसके साथ डीलिंग होती है। तो यहाँ पे एक काउंसलर है, एक काउंसली है, काउंसली जिसको हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जो कि इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन होती है। द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग इज टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय प्रॉब्लम, कि एम्प्लॉय जो है जिस डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, ताकि एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है उसकी परफॉर्मेंस को ठीक किया जा सके। काउंसलिंग जो है दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे उनकी जो सोच है, जो एटीट्यूड है, दैट विल बिकम मोर ह्यूमन, और वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम काउंसलिंग देते हैं तो जो एम्प्लॉय की इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में मतलब उनको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है वो सिर्फ प्रोफेशनल काउंसलर भी दे सकते हैं, मैनेजर भी दे सकते हैं, सुपरवाइजर जो आपके इमीडिएट बॉस है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इमोशनली अपसेट जरूरत क्यों है? देखो, इमोशनली जब व्यक्ति अपसेट हो जाता है तो वो जो चीजें करता है वो उसके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जाती है, और उसकी उससे प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। और जब एम्प्लॉय जो होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है जॉब के साथ रिलेटेड भी हो सकती है या कोई पर्सनल इश्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनल प्रॉब्लम के चलते हुए जो एम्प्लॉय है वो एब्सेंट रहना शुरू हो जाता है, या जॉब को क्विट करके चला जाता है। और जिस डिपार्टमेंट को वो बिलोंग करता है तो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से उस डिपार्टमेंट के अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है।
तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय को काउंसलिंग करने का कि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करें, उनकी मेंटल हेल्थ को हम इम्प्रूव करें, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करें। और देखो जब एम्प्लॉय को हम उस इमोशनल डिसऑर्डर से लेके आते हैं, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम को मतलब सोल्यूशन उसके साथ मिलजुल के ढूंढते हैं, तो इससे एम्प्लॉय की ग्रोथ भी होती है, जो मेंटल ब्लॉक होते हैं वो भी दूर होते हैं और एम्प्लॉय को एक डायरेक्शन भी मिल जाती है। और उसी तरह एम्प्लॉयी जो है मैस्लो की हाई ऑर्डर जो कि सेल्फ स्टीम हो गया, एक्चुअलाइजेशन नीड्स को भी पूरा कर पाता है और यहाँ पे उसकी जो बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो कॉजेज क्या है? देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एम्प्लॉय है उसको इमोशनल प्रॉब्लम अगर होती है, तो यहाँ पे क्योंकि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है। कई बार क्या होता है कि इंटरपर्सनल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये जॉब के साथ भी हो सकती है और जॉब से बाहर भी हो सकती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है इंटरपर्सनल, जैसे कुछ लोगों के साथ हमारी लड़ाई है या किसी ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है इमोशनल प्रॉब्लम फेस करता है। कई बार ये भी होता है कि जैसे जब हम कई बार अपना गोल नहीं अचीव कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारा बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है। हमारी मतलब हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी नेचर के अंदर नहीं होती। तो फ्रस्ट्रेशन भी कई बार, क्योंकि जब हमारे गोल नहीं अचीव हो पाते, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे स्ट्रेस भी आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति इमोशनल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो वो इन्वायरमेंट के साथ भी कॉप अप नहीं कर पाता, तो स्ट्रेस में भी चला जाता है। और ये जो स्ट्रेस है जॉब की वजह से भी हो सकता है कि जब हम जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। जॉब के बाहर भी हमें कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द काउंसलिंग? देखो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है काउंसलिंग का? एम्प्लॉय जो इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके साथ डील करे और अपने गोल्स को अच्छी तरह से अचीव करे और उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और अपने इमोशंस को वो सही ढंग से कंट्रोल कर सके। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ काउंसलिंग, कि किस तरह हम एम्प्लॉय को जो है काउंसलिंग दे सकते हैं? एडवाइस है, रीअश्योरेंस है, रिलीज ऑफ टेंशन है, रीओरिएंटेशन है, क्लेरिफाइड थिंकिंग है, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे एडवाइस के अंदर क्या होता है कि जब अब व्यक्ति अपना प्रॉब्लम नरेट कर रहा होता है काउंसलर को, तो वो जजमेंट मतलब उसकी इमोशनल फीलिंग के बेसिस पे अंडरस्टैंड करता है कि ये व्यक्ति ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वो उसको बताता है कि आपको ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करने चाहिए, तभी आप इस इमोशनल डिसऑर्डर से निकल सकते हैं। तो एडवाइस जो होती है एक रूटीन काउंसलिंग होती है जो कि मैटर बिटवीन दी वर्कर एंड सुपरवाइजर, जहाँ पे उसको एडवाइस दी जाती है। एडवाइस का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है कि एडवाइस देना इजी है क्योंकि यहाँ पे हम खुद ही जजमेंट कर लेते हैं, तो वो हमारे एडवाइस को फॉलो करता है या नहीं करता, तो ये अलग बात है। रीइंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वहां पे हम उसका हौसला इंक्रीज करते हैं। वो कहते हैं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मेरे को तेरे पे फेथ है, आई नो यू कुड डू बेटर। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम उसको रीअश्योर करते हैं, दैट इज ए वे ऑफ गिविंग द करेज टू द वर्कर, ताकि वो प्रॉब्लम को फेस कर सके, उसका अपने में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं ताकि वो राइट पाथ फॉलो कर सके। बट रीअश्योरेंस के अंदर क्या है कि दैट शुड बी गिवन एट द एप्रोप्रिएट मोमेंट। रिलीज ऑफ टेंशन, देखो इसको हम इमोशनल कैथारिसिस भी कहते हैं। जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो लोगों को मतलब यहाँ पे कोशिश होती है कि जो फ्रस्ट्रेशन वो इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से फील कर रहे हैं उनकी टेंशन रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एम्प्लॉय काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे होता है कि टेंशन रिलीज हो जाए, एम्प्लॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। रीओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली रीओरिएंट, उसकी थॉट को रीओरिएंट किया जाता है ताकि उसकी जो एस्पिरेशन है उसको रिवाइज किया जाता है ताकि वो एक्चुअली उनको अचीव कर सके, उसकी जो साइकोलॉजी होती है ताकि वो उसको मतलब दोबारा से एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है
ताकि यहाँ पे रीओरिएंटेशन मतलब उसको प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह क्या है क्लेरिफाइड थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे वो जो व्यक्ति है उसकी सोच बदल जाए, उसको मतलब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इस तरह से मैं इसमें से निकल सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, कोऑपरेटिव काउंसलिंग है, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक उसको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो जो कॉन्टिन्यूम होता है ना कि डायरेक्शन देना, द काउंसलर हियर द एम्प्लॉयज इमोशनल प्रॉब्लम, फिर उसके अंदर डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय ने करना क्या है, मोटिवेट करता है। यहाँ पे जो डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर उसको एडवाइस दी जाती है, तो यहाँ पे उसको रीअश्योर किया जाता है कि यू कुड डू बेटर, उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है ताकि उसकी जो टेंशन है वो रिलीज हो सके। लेकिन यहाँ पे क्लेरिफाइड थिंकिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको जो काउंसलर है वो एडवाइस देता है, तो क्लेरिफाइड थिंकिंग जो होती है ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं दी जाती। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है जस्ट ऑपोजिट है डायरेक्टिव काउंसलिंग के। तो यहाँ पे क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको ध्यानपूर्वक सुना जाता है, तो उसको इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को बताए, अंडरस्टैंड करे, उसका सोल्यूशन निकाले। तो यहाँ पे सुपरवाइजर ये मेथड जो है, क्योंकि यहाँ पे उसको जैसे डायरेक्टिव के अंदर तो एडवाइस दी जाती है, यहाँ पे उसको एडवाइस नहीं दी जाती, यहाँ पे उसको मतलब इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाले। और ये प्रोफेशनल काउंसलर यूज करते हैं, और सुपरवाइजर भी इस मेथड को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर एडवाइस और रीअश्योरेंस नहीं दी जाती, बट अदर जो फंक्शंस होते हैं, रीओरिएंटेशन हो गया, क्लैरिफाइड थिंकिंग, वो दी जाती है। तो इसमें होता है कि वो एम्प्लॉय जो है जब अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करता है, तो क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर सॉल्यूशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉय जो है वाइज डिसीजन जो है ले सके। कोऑपरेटिव काउंसलिंग के अंदर देखो यहाँ पे काउंसलर और काउंसलिंग दोनों के एफर्ट जो होते हैं, मतलब वो दोनों मिलके सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसे म्यूचुअल काउंसलर एंड काउंसलिंग रिलेशनशिप, जो कि दोनों के अंदर मतलब काउंसलर और काउंसलिंग मिलजुल के उस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। कोऑपरेटिव काउंसलिंग के अंदर देखो स्टार्ट्स विद इनिशिएटिंग एंड लिसनिंग टेक्निक व्हिच आर बेसिक टू नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स। तो यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स के अंदर पहले उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, इनिशिएट किया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुल के बता सके। और जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे मैनेजर और सुपरवाइजर का रोल जो होता है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और मैनेजर जो है, क्योंकि वहाँ पे वो उसके साथ मिलजुल के सॉल्यूशन निकाल रहा है, उसको रीअश्योर करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसकी टेंशन से रिलीज करता है, उसको एक क्लेरिफाइड थिंकिंग जो है प्रोवाइड करता है। तो काउंसलर जो है अगर उसको लगे कि एम्प्लॉय को प्रोफेशनल काउंसलर को देखना चाहिए, अगर वहाँ पे रीओरिएंटेशन की जरूरत है तो वो रेफर भी कर सकता है।